हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, दोपहर के 2 बज चुके हैं और अब समय है हमारी ग्रामर की क्लास करने का। पिछली कुछ क्लासेस में हम बेसिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, जो कि आपके आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ वो सारे लेक्चर्स आप देखिए। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। नाम से ही पता चल रहा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एक समझौता होता है। जैसे आपका और आपके दोस्त के बीच में भी कभी कभी एग्रीमेंट हो जाता है। लेट्स सपोज आप स्कूल में पढ़ते हैं या पहले कभी पढ़ते थे, है ना। और अगर आप होमवर्क करके नहीं लाते हैं या आप कोई गलती कर देते हैं, तो आपका दोस्त बोलता है कि मैं इस गलती के लिए आपकी शिकायत टीचर से करूंगा, प्रिंसिपल से करूंगा। तो आप उसको प्रलोभन देते हैं, है ना। उसके साथ आप एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई मेरा नाम नहीं बताना, मैं तुझे डेयरी मिल्क खिलाऊंगा आज छुट्टी के बाद। तो आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। एग्रीमेंट हो जाता है कि तू मेरा नाम मत बताना, मैं तुझे डेयरी मिल्क खिलाऊंगा। फिर छुट्टी के बाद आप डेयरी मिल्क खिला देते हैं, है ना। तो एक शर्त होती है, नाम नहीं बताने के लिए आप कुछ उससे लेते हैं रिवॉर्ड में, है ना। तो इसी प्रकार सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी कुछ शर्तें हैं जो कि रूल्स के रूप में निर्धारित कर दी गई हैं। उन चीजों को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ऐसे ही कुछ रूल्स हम सब्जेक्ट के साथ किस टाइप की वर्ब आएगी, किस सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब हम यूज करते हैं, ये रूल हम पढ़ने वाले हैं। ये हर एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा एरर्स जो है इसी टॉपिक पे बेस्ड होती हैं। क्लियर है गाइस? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन है ना। हमारे इस चैनल में 2 क्लासेस चलती हैं। एक होती है वोकेबलरी की, जो कि डेली 12 पीएम पर होती है, और दूसरी क्लास है इंग्लिश ग्रामर की, जो कि डेली 2 पीएम पर होती है ना। तो इन क्लासेस को अवेल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप टाइम से क्लास को ज्वाइन कर लें, या फिर बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज का हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहा जाता है, और या फिर इस पूरे टॉपिक को हम शॉर्ट में बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं गाइस? सिंटैक्स। SYNTAX, है ना। सिंटैक्स मीन्स होता है कोई भी किसी भी चीज को लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका। तो है ना, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखने के तरीके को हम सीखते हैं इस टॉपिक में, इसलिए इसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड refers to matching the subject and verb in a sentence in tense, aspect and mood। तो टेंस के हिसाब से, एस्पेक्ट के हिसाब से, मूड के हिसाब से किसी सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को क्या करना, मैच करना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। टेंस, एस्पेक्ट और मूड को हम शॉर्ट में TAM भी बोलते हैं, ठीक है। विच ट्रांसलेट टू नंबर, पर्सन एंड जेंडर, जो कि उसके नंबर के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से आता है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब ये चीज को हम अप्लाई कैसे करते हैं, ये हम यूज कैसे करते हैं, हम आगे रूल्स में सीखेंगे। तो रूल्स बताने से पहले आपको मैं बता दूं सिंगुलर वर्ब क्या होती है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, है ना। और किस सब्जेक्ट के साथ या किस प्रोनाउन के साथ या किस नाउन के साथ हम कौन सी वाली वर्ब यूज करते हैं, वो हम देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। तो आई होता है फर्स्ट पर्सन, आई के साथ आप एम यूज कर सकते हैं, वॉज, हैव, गो और रीड यूज करते हैं। क्लियर है गाइस? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट होता है बी, जिसके साथ आप आर यूज करेंगे एम के स्थान पर, वॉज के स्थान पर वर यूज करेंगे, है ना। हैव दोनों में एज इट इज यूज होगा, है ना। वी के साथ आप गो यूज करते हैं, और रीड, गो और रीड एक प्लूरल वर्ब है ना। यहाँ पर देखो नोट में मैंने लिख दिया है, अगर नाउन के साथ आप एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बनता है, वर्ब के साथ आप एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। यू सेकेंड पर्सन होता है, इसके साथ हम आर, वर, हैव, गो, रीड यूज करते हैं, यानी कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है।
ओके गाइस, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, आर, वर, हैव, गो, रीड। क्लियर है? थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट और किसी का नेम। तो सिंगुलर के साथ आप वर्ब में एस लगाते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इसके अलावा सारी जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स है वो यूज होती है, जैसे कि इज, वॉज, हैज और गोस, है ना। गोस जो है गो में ईएस लगा करके बनाया गया है, यानी कि सिंगुलर वर्ब बनाई गई है। इसको एक बार आप पीडीएफ से अच्छे से रिवाइज करके इस टेबल को माइंड में बिठा लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी। दे के साथ हमेशा आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, जो कि आर, वर, हैव, गो और रीड होती है। क्लियर है गाइस? सो हमें पता चल गया है कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हम वर्ब यूज करेंगे। अब जो रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उनकी तरफ हम मूव करते हैं, और आप देखिएगा और इन रूल्स को अपने माइंड में बिठाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कोई भी ग्रामर में आपसे मिस्टेक ना हो, है ना। मैंने कई बार रिपीट किया है कि जो एग्जाम में जो एरर्स आती हैं ज्यादातर सब्जेक्ट और वर्ब पे बेस्ड होती हैं, है ना। कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज नहीं किया होता है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है, पूरी ग्रामर में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सारे टॉपिक जो भी आएंगे ना ग्रामर में, चाहे टेंस हो, चाहे वर्ब हो, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी टॉपिक हो, नरेशन हो, वॉइस हो, क्वेश्चन टैग हो, सारे टॉपिक में आपको इस सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आपको सेंटेंस दिखाई देंगे। क्लियर है ना? पहले हम बेसिक बेसिक रूल पढ़ लेंगे आज की क्लास में, और बाकी फिर हम पर्टिकुलर टॉपिक के साथ जो इस टॉपिक के जो रूल्स होते हैं उनको तो बताया ही जाएगा कि इसकी किसके साथ किस टाइप की वर्ब यूज की जाएगी। तो पहला और सबसे बेसिक रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, जैसे कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है। अगर यहाँ पर दे होता तो वो प्लूरल हो जाता और टेक्स के स्थान पर टेक हो जाता। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया, ही टेक्स कॉफी इन द मॉर्निंग। वह डेली मॉर्निंग में कॉफी पीना प्रेफर करता है। जैसे कि प्रिया एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने रीड के स्थान पर क्या लगाया, रीड्स लगाया। तो प्रिया रीड्स एटलीस्ट 30 मिनट डेली। जो प्रिया है डेली कम से कम आधे घंटे रीडिंग करती है ना। नेक्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, वैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे कि दे प्ले एटलीस्ट 1 आवर डेली। वो डेली 1 आवर क्या करते हैं, खेलते हैं। अगर इन्हीं को मैं प्लूरल में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, ही टेक्स के स्थान पर दे टेक हो जाएगा। ठीक है, प्रिया रीड्स के स्थान पर, ठीक है, दे रीड हो जाएगा। और अगर आपको नाउन ही लेना है तो प्रिया के साथ एक पर्सन और ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो वो थर्ड रूल होता है कि जब भी दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट एंड के द्वारा ज्वाइन किए जाते हैं तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि जास्मिन एंड रिया, तो डू नॉट आ गया। अगर जास्मिन अकेली होती या रिया अकेली होती तो डज नॉट आ जाता। जैसे कि टेबल एंड चेयर्स, तो यहाँ पर कॉस्ट आ गया, वरना टेबल अकेला होता या चेयर अकेली होती तो कॉस्ट और एस लगा होता। ठीक है, ऐसे यू एंड आई। अब आप बोलेंगे सर आई के साथ तो एम लगता है, बट यहाँ पर आई अकेला नहीं आया है, आई के साथ यू भी आया है, यानी कि प्लूरल हो गया, तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे आर। नेक्स्ट है ही एंड शी, ये भी प्लूरल बन गया। दो सब्जेक्ट हैं जो कि एंड से जुड़े हैं, तो यहाँ पर आएगा आर। अगर ही अकेला आता तो इज लगा होता, शी अकेला आता तो इज लगा होता। आई होप ये तीनों रूल्स क्लियर हैं, पीडीएफ से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट रूल है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स इंडिकेट द सेम पर्सन और थिंग। जब कोई दो सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो अच्छे से। अगर दो सिंगुलर नाउन एक ही पर्सन या एक ही चीज को डिनोट करते हैं तो जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर होती है। जैसे कि द ग्रेट सिंगर एंड एक्टर, तो एक ही व्यक्ति है जो सिंगर भी है और एक्टर भी है। ठीक है, उसको मूवी में कास्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पर इज आया, क्योंकि सिंगुलर वर्ब हमको यूज करनी होती है ना। एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी अगर हम बताएं, जैसे कि द कैप्टन एंड कॉम्पिटेंट प्लेयर, तो कैप्टन ही क्या है, कॉम्पिटेंट प्लेयर है।
इसलिए यहाँ पर इज आया, जो कि स्ट्रगल कर रहा है अपनी विक्ट्री के लिए। क्लियर है गाइस? ठीक है। इसका हिंट ये होता है कि अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो आर्टिकल द जो है वो फर्स्ट में लगेगा एक ही के साथ। अगर दोनों के साथ लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाते हैं, वो डिफरेंट चीजें बन जाती है, दो अलग अलग इंसान या दो अलग अलग क्वालिटीज बन जाती है। अगले रूल में मैंने वही लिखा है, इफ नाउन रिप्रेजेंट टू पर्सन और थिंग, अगर कोई नाउन दो चीजों को या दो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो द आर्टिकल हम उसमें यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? हर नाउन के पहले। और जब हम दोनों नाउन के पहले द यूज करते हैं तो वो अलग अलग दो चीजें बन जाती है, और दो चीजें बनने के कारण वो प्लूरल बन जाती है, इसलिए हम वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं। द एडवाइजर एंड द लॉयर, तो देखो द दोनों में लगा है, मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर आर आया। अगर ऐसा होता द एडवाइजर एंड लॉयर, तो एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी हो जाती है कि जो लॉयर है वो एडवाइजर भी है, और आर की जगह इज आ जाता। क्लियर है गाइस? द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर, एक्टर और प्रोड्यूसर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर डू नॉट आया। एग्री विथ दिस है ना, तो वो इस चीज से एग्री नहीं होते हैं। नेक्स्ट रूल है, इफ टू सब्जेक्ट इंडिकेट अ सिंगल आइडिया, अगर कोई दो सब्जेक्ट एक ही आइडिया को इंडिकेट करते हैं तो वर्ब होगी सिंगुलर, क्योंकि वर्ब कोई एक चीज के लिए आएगी और एक चीज सिंगुलर होती है, सिंगल आइडिया। जैसे कि स्लो एंड स्टेडी है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज है ना, बोगीज एंड इंजन, ब्रेड एंड बटर, ये सारे सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक के बिना दूसरे अधूरे होते हैं। क्लियर है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो देखो जो वर्ब है वो विंस सिंगुलर है ना, यहाँ पर भी इज आया है, यहाँ पर भी रन्स आया है, यहाँ पर भी इज आया है। तो ऐसे दो सब्जेक्ट जो एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि राइस एंड करी, तो राइस का कोई यूज है, राइस का कोई यूज है करी के बिना, है ना? करी बोले तो CURRY, कढ़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, जो कि दही से बनती है। मैं करी की बात कर रहा हूँ, जो कि कोई भी लिक्विड फॉर्म में कोई भी एक अदर फूड होता है जो कि हम राइस के साथ मिक्स करके खाते हैं। क्लियर है गाइस? तो ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसे कोई दो सब्जेक्ट जो कि सिंगल आइडिया को इंडिकेट करते हैं तो वर्ब भी उनके साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आइडिया सिंगुलर बन जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन वी यूज ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, somebody, nobody, none, any, many, a, more than one, है ना, किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले अगर हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, अगर इनकी मीनिंग आपको पता है तो आप इजीली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर को पहचानेंगे। जैसे ईच का मतलब होता है दो में से एक, मतलब बात एक की ही होगी। एवरी का मतलब होता है सभी में से एक, मतलब प्रत्येक। एवरीवन, हर व्यक्ति में से कोई, मतलब हर व्यक्ति में से एक एक व्यक्ति, यानी कि अगर ग्रुप में 10 लोग हैं, ठीक है, रीना, टीना, सोना, मोना, तो सबके लिए पर्टिकुलर पर्टिकुलर बोला जाएगा, मतलब रीना भी, सोना भी, मोना भी। बात समझ में आई? समवन है ना, समबडी, ये सारे वर्ड्स, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कि एवरी मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पर आया वॉज, है ना। तो एवरी मैन एंड वुमेन का मतलब हुआ कि इस क्राउड में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि एक एक आदमी और एक एक औरत, है ना, फेस्ट को एंजॉय करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब यूज की गई। जैसे कि ईच ऑफ द गर्ल्स, यानी कि जो गर्ल्स थी बहुत सारी, उसमें से एक एक लड़की इज क्रेजी अबाउट हिज डिजायर, हर होगा यहाँ पे, ठीक है ना, हर होगा गाइस, क्योंकि गर्ल के लिए आया है, ठीक है ना। तो हर लड़की, प्रत्येक लड़की इस डिजाइन के लिए क्रेजी है। ईच बर्ड एंड ईच फ्लावर, है ना, इन द बुके टेल्स यू रियली केयर, है ना। तो देखो यहाँ पे टेल्स यूज किया गया है, मतलब सिंगुलर यूज किया गया है ईच के साथ। मैनी अ स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज वर्क, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट में एक स्टूडेंट ने क्या नहीं किया है, काम अपना कंप्लीट नहीं किया है। बात क्लियर है भाई? बहुत सारे में से एक के लिए बात हो रही है, इसलिए हम हैज लगाते हैं। मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर, है ना, ठीक है, वन मैन है, ठीक है ना, मतलब मोर देन वन, यानी कि बहुत सारे में से एक इंसान यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे वन के हिसाब से हमने वॉज लगाया।
तो आई होप आपको क्लियर है कि ये सारे वर्ड के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये सेंस वन का देते हैं, है ना, मतलब सिंगुलर सेंस देते हैं। नेक्स्ट है टू और मोर सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स आर जॉइंड बाय और या नॉर। अगर कोई दो सब्जेक्ट जो कि डिफरेंट नंबर्स में है, यानी कि एक सिंगुलर होगा और एक प्लूरल होगा, अगर वो और या नॉर से जुड़ते हैं तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। जैसे कि आइदर राजा और हिज फ्रेंड्स, तो एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, ऐसी स्थिति में आप प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। क्लियर है? इसको एकदम दिमाग में बिठा लें, इससे बहुत सारे एरर आते हैं, है ना। जैसे कि देखो ही और हिज फ्रेंड्स, ये भी दो अलग अलग क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग नंबर में हैं, है ना, मतलब एक सिंगुलर और एक प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। और नाइदर के हिसाब से नॉर आया है, आइदर के हिसाब से और आया है। क्लियर है? पहले का मतलब है आइदर राजा और हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग नॉइज, या तो राजा या फिर उसके सारे दोस्त मिलके शोर मचाते हैं, या फिर नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर जॉइनिंग अस, ना ही वो ज्वाइन कर रहा है ना ही उसके दोस्त लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस चीज को। नेक्स्ट है, ये तो हो गया डिफरेंट नंबर्स। अगर दो सब्जेक्ट जो कि डिफरेंट पर्सन्स में हो, है ना, जैसे कि आई के साथ यू हो, यानी कि फर्स्ट के साथ सेकंड पर्सन, सेकंड के साथ थर्ड पर्सन, थर्ड के साथ फर्स्ट पर्सन, अगर ज्वाइंट होते हैं और या नॉर से, तब हमारी जो वर्ब होगी वो वर्ब के नियरर सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, यानी कि वर्ब के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगी। अगर वर्ब के जस्ट पहले सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नंबर है तो प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर है गाइस? और जो जो पर्सन्स की पोजीशन होती है कि पहले थर्ड आएगा फिर सेकंड आएगा फिर फर्स्ट आएगा, ये हम प्रोनाउन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे पोजीशन। तो यहाँ हम पोजीशन में ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ इस चीज में ध्यान देंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज हुई है। तो जैसे कि नाइदर यू नॉर आई, ये सेकंड सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो देखो वर्ब के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमने वर्ब लगाई है, इसलिए यहाँ पर एम लगाया है। क्लियर है गाइस? नाइदर नॉर के साथ अगर डिफरेंट पर्सन हो, है ना, अगर डिफरेंट पर्सन हो सब्जेक्ट के, तो हम वर्ब के पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेते हैं, इसलिए यहाँ पर आई के हिसाब से हमने एम लिया। अगर यहाँ पर हिज होता या ही होता तो उसके हिसाब से हम क्या लेते, इज लेते, बट वो स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। मैं प्रोनाउन में बताऊंगा कि ही पहले आता है यू बाद में आता है, वो कैसे, वो मैं कहाँ बताऊंगा आपको, प्रोनाउन वाले टॉपिक में बताऊंगा। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर आई के स्थान पर ही होता तो स्ट्रक्चर ये होता, नाइदर ही नॉर यू, फिर उसके हिसाब से आर आ जाता। ऐसे ही आइदर अरुण और अंशुल, तो अंशुल के हिसाब से वॉज आ जाएगा। क्लियर है गाइस? दोनों ही सेम पर्सन है, यानी कि थर्ड पर्सन, नेम थर्ड पर्सन में आता है ना। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर, यानी कि आप स्वयं, इसलिए हम आई बोलते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है, लिसनर, यानी कि आपके जो सामने, और आपके जो सामने उसको आप यू कहकर संबोधित करते हैं। थर्ड पर्सन कौन होता है ना, जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि कोई अदर पर्सन जो कि हमसे दूर होता है कहीं पर, है ना, या फिर वहां पे विजिबल नहीं होता है ना, तो उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। उसको हम ही शी इट दे और किसी नाम से संबोधित करते हैं। क्लियर है गाइस? देखो जैसे ये आ गया यू और ही, है ना, यू और ही, तो ही के हिसाब से हैज आ गया। क्लियर है गाइस? अटेंड द मीटिंग, या तो आपने अटेंड की होगी मीटिंग या उसने की होगी। क्लियर है गाइस? पहले सेकंड आता है फिर थर्ड आता है। चलो पोजीशन बता देता हूँ प्रोनाउन की, 2 3 1 होती है, या 2 3 होती है, या 3 1 होती है, या 2 1 होती है। अब ये क्या होता है प्रोनाउन वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे, है ना, वरना इसमें 15 से 20 मिनट चले जाएंगे, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है ना, लेंथी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट रूल है व्हेन ईच एवरी वन, ये सारे ठीक है सब्जेक्ट के पहले आते हैं, तो जो सब्जेक्ट होता है प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, और फॉर्म जो होती है प्रोनाउन की वो सिंगुलर फॉर्म में ली जाती है। अगर ईच, ठीक है, एवरी वन के बाद ऑफ आता है, ठीक है, अगर ऑफ के पहले, ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर ऑफ के पहले ईच आ जाए, एवरी आ जाए, वन आ जाए, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, और जो हमारी वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, और जो हमारा प्रोनाउन यूज किया जाता है नाउन के हिसाब से वो भी सिंगुलर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ईच आ जाए, एवरी आ जाए और वन आ जाए,
इसके साथ अगर ऑफ आ जाए तो सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल। क्लियर है? नाउन कैसा होगा? प्लूरल। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। क्यों होगी? इसका लॉजिक में दूंगा। और अगर नाउन के लिए कोई प्रोनाउन बाद में आता है तो वो भी सिंगुलर होगा, क्योंकि वर्ब हमारी सिंगुलर है। सिंगुलर हमारी वर्ब क्यों है? रीजन समझो। वन ऑफ द बॉयज हैज डन, और उसके लिए आ गया हिज वर्क। क्लियर है गाइस? एसएससी में बहुत फेवरेट है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? एसएससी में बहुत आता है ये वाला एरर, ठीक है? तो वन ऑफ द बॉयज यानी कि बहुत सारे बॉयज में से कोई एक लड़का अपना काम कंप्लीट करता है, तो बहुत सारे में कोई एक के लिए बात हो रही है, इसलिए हम हैज यूज करते हैं। और सिर्फ एक की बात हो रही है, इसलिए उसको हम हिज कहकर संबोधित करते हैं, देयर कहकर संबोधित नहीं करते हैं। ठीक है गाइस? क्लियर है? अब कुछ डिक्शनरी में आप टाइप करके देखना, डिक्शनरी का नाम तो मुझे याद नहीं है, वहां पर देयर भी यूज करता है हिज के स्थान पर, तो ग्रामेटिकली वो भी सही हो सकता है, बट एसएससी के हिसाब से देयर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, और आपको हिज ही यूज करना पड़ेगा। तो 10 नंबर रूल आई होप आपको क्लियर है। 11 नंबर रूल कहता है अगर सब्जेक्ट्स डिफरेंट नंबर और डिफरेंट पर्सन में होते हैं जो कि एंड से कनेक्टेड होते हैं, तो हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल ही यूज होगी। जैसे कि शी और आई डिफरेंट पर्सन है और एंड से कनेक्टेड है, तो वर्ब आ गई प्लूरल आर। माय मदर एंड दे, है ना, ये दोनों प्लूरल है और एंड से कनेक्टेड है, यानी कि दोनों के लिए यूज करना है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है। माय मदर एंड आई, मेरी माँ और मैं मिलाकर प्लूरल बन गए, इसलिए हमने प्लूरल यूज किया। तो या तो डिफरेंट नंबर्स में हो या डिफरेंट पर्सन में हो, अगर एंड से कनेक्टेड होते हैं तो हम प्लूरल वर्ब लेते हैं। रीजन क्या है? एंड से कनेक्ट होने के बाद वो प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारी चीजें को फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर है गाइस? जैसे कि यहाँ पर शी और आई, मैं और वह मिलकर प्लूरल बना लेते हैं। माय मदर एंड दे, मतलब वो और मेरी मदर मिलकर प्लूरल बन जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अब मैंने आपको नाउन के काइंड्स में बताया था कलेक्टिव नाउन क्या होता है। किसी भी चीज के ग्रुप को अगर हम नाम दे देते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ सोल्जर को हम क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं, है ना? ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लर्नर्स को हम स्टूडेंट बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो अ कलेक्टिव नाउन व्हेन थॉट ऑफ अ एज अ होल, अगर कोई कलेक्टिव नाउन को हम एज अ होल लेते हैं तो वहां पर सिंगुलर वर्ब आती है। और कलेक्टिव नाउन में प्लूरल वर्ब कब आती है? जब हम उनको इंडिविजुअल एलिमेंट लेते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? कुछ लोग तो इसकी डेफिनेशन से समझ गए होंगे, रूल पढ़ के समझ गए होंगे। देखो, रूल को रटना नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक समझोगे और एग्जाम्पल को अगर आप याद रखोगे तो पूरी ग्रामर आपके माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है ना? कई लोग की ये शिकायत रहती है कि हमको इंग्लिश हमारी छूट जाती है, इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है, वीक है, क्योंकि हमको रूल्स याद नहीं रहते। तो रूल्स को याद नहीं करना, उसके लॉजिक समझना है। एग्जाम्पल्स को याद रखोगे तो ग्रामर आपकी इजी हो जाएगी। बहुत सिंपल है, हिंदी की तरह ही है ना? जैसे कि आप मैं खा रहा हूँ, है ना, खा के साथ आप रहा यूज करेंगे, जैसे हिंदी में आपको पहले से पता रहता है, आप ऐसे नहीं बोलते मैं खा रहे हैं, है ना? बात समझ में आई? मैं के लिए आप रहा ही यूज करते हैं। तो ये आपको रूल किसी ने बताया नहीं होगा, आपको रटवाया नहीं होगा कि सुबह 4 बजे उठा दिया तुमको रटवा रहा है कि बेटा मैं के साथ रहा यूज करना, वे के साथ रहे यूज करना। ऐसे ही इंग्लिश भी है ना? जब प्रैक्टिस में आएगी, जब लॉजिक आप समझेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको इजीली बन जाएगी। तो जब कोई कलेक्टिव नाउन यूनाइट होता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अगर यूनाइटेड सेंस देता है तो सिंगुलर यूज करते हैं। अगर डिवाइडेड सेंस देता है तो हम प्लूरल यूज करते हैं। ऐसे आप इसको याद रखना। जैसे कि कोई कमिटी है, ठीक है, यहाँ पर देखो इट्स आ गया, ये भी एक हिंट है कि यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कमिटी को एज अ होल रिप्रेजेंट किया है, यानी कि वन के तौर पर लिया है। तो जो कमिटी है उसने अपना प्रेसिडेंट चुन लिया, तो इट्स के हिसाब से हमने यहाँ पर एज लगा दिया। बात क्लियर है भाई? पार्लियामेंट इज डिस्कसिंग द मैटर। पार्लियामेंट को पूरा एक ग्रुप माना गया है, किसी एक पर्टिकुलर मेथड में, सॉरी मैटर में, जिनमें उनका ओपिनियन सेम है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम उस वहां पे इज यूज करते हैं। देखो, क्रू भी एक
कलेक्टिव नाउन होता है, लेकिन उसके साथ हमने देखो वर यूज किया है। तो जो क्रू है ना, वर स्कैटर्ड ऑल द अराउंड, यानी कि हर जगह फैला हुआ है क्रू, मतलब वो यूनाइटेड नहीं है, डिवाइडेड है, अलग अलग स्थान पर है, इसलिए हमने वहां पर वर यूज किया। तो हमें पता कैसे चलेगा सेंटेंस में कि कोई चीज यूनाइट सेंस दे रही है या फिर डिवाइड सेंस दे रही है? तो ये हमें पता चलेगा कॉमन सेंस से। आगे सेंटेंस में हिंट दिया रहेगा, जैसे इसमें दिया है ना, कि देखो हर जगह फैला हुआ है क्रू। तो एक ही क्रू हर जगह तो नहीं फैल सकता, बहुत सारे क्रू होंगे तब वो फैले होंगे। क्लियर है, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, इसलिए वहां पे वर आया। जैसे कि यहाँ पे इट्स प्रेसिडेंट दिया, ये भी एक हिंट था कि उसने अपना प्रेसिडेंट चूज किया। क्लियर है गाइस? दैट मीन्स यूनाइटेड सेंस में बात हो रही है। आई होप आपको इतने रूल्स क्लियर हैं। नेक्स्ट रूल है गाइस, 13 नंबर, सम नाउन्स आर प्लूरल इन द फॉर्म बट हैव सिंगुलर मीनिंग। खैर ये चीज आपको नाउन चैप्टर में मैं डीप में बताऊंगा, बट ऐसे समझ लो कि कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं फॉर्म में, लेकिन उनकी मीनिंग होती है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं बट मीनिंग प्लूरल देते हैं। तो ये सब हम नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो कि अगर वो मीनिंग में सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, भले ही दिखने में प्लूरल हो। जैसे पॉलिटिक्स देखने में प्लूरल लग रहा है क्योंकि एस लगा, बट पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो पॉलिटिक्स के साथ हमने इज लगाया। न्यूज है ना, न्यूज देखने में देखो प्लूरल लग रहा है, एस लगा है, बट ये सिंगुलर होता है ना। न्यूज मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज होती है, इसलिए हमने इज लगाया। फिजिक्स मतलब सब्जेक्ट्स के नाम के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगा लेना अगर उनका सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो तो हम सिंगुलर लगाएंगे, अगर कैलकुलेशन के तौर पर यूज हो तो हम प्लूरल लगाएंगे। ये चीजें मैं आपको नाउन वाले चैप्टर में डीप में बताऊंगा, अभी सिर्फ एक हिंट दिया है ताकि आप याद रखें कि कई चीज ऐसी होती है जो दिखने में प्लूरल होती है बट पर वो क्या करती है, सिंगुलर मीनिंग देती है, इसलिए हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट जॉइन और फॉलोड बाय विथ इन एडिशन टू एज वेल एज विथ अलोंग विथ टुगेदर विथ एंड नॉट बट बिसाइड एक्सेप्ट रादर देन अकम्पनीड बाय अलाइक, है ना, या लाइक या अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट। इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, इनको रटने की जरूरत नहीं है, अगर इनकी मीनिंग आपने समझ ली तो आपको आसानी से बन जाएगा। इतने सारे वर्ड आप सोचेंगे सर हम रटेंगे कैसे, याद कैसे रहेगा? रटना नहीं है भाई, कॉमन सेंस से समझना। जैसे एग्जांपल से देखो, द कैप्टन विथ ऑल द प्लेयर्स, यानी कि सभी प्लेयर्स के साथ सिर्फ कैप्टन की बात हो रही है। तो मेन सब्जेक्ट क्या है, कैप्टन, बाकी सब तो फॉलो कर रहे हैं उसको। तो द कैप्टन सब प्लेयर्स के साथ क्या करता है, रिसीव करता है ट्रॉफी। तो वर्ब सिंगुलर क्यों आई, क्योंकि मेन कंपोनेंट कौन है, द कैप्टन, जो कि ट्रॉफी को रिसीव कर रहा है। क्लियर है गाइस? ठीक है, बाकी तो सब उसके घटक तत्व हैं, यानी कि इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ कैप्टन के हिसाब से वर्ब लगाई, ना कि पूरे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अगर कोई सब्जेक्ट प्रपोजिशन के साथ फॉलो किया जाता है तो सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं, ये इसके पीछे का लॉजिक। जैसे कि जया एज वेल एज रीमा, जया है ना, उसके जैसे रीमा और नीरा भी हैज जॉइंड द क्वायर। क्वायर मींस होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, म्यूजिशियन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्वायर बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सिंगर। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे जया के हिसाब से हम लगाते हैं वर्ब, जो कि क्या है गाइस, हैज, है ना। तो जया एज वेल एज रीमा एंड नीरा, मतलब जया के साथ साथ रीमा और नीरा भी, लेकिन मेन कौन है वहां पे, जया। तो जया के हिसाब से हमने सिंगुलर वर्ब लगाया हैज। क्लियर? Sometimes the verb is made to agree in a number with a nearer noun instead of its actual subject। कई बार क्या होता है, कुछ जो वर्ब होती है वो कि जो कि नियरर नाउन की जगह उसके एक्चुअल सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। कैसे समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। द रिजल्ट्स ऑफ योर फूलिशनेस आर इन फ्रंट ऑफ यू। रूल क्या कहता है, कई बार जो वर्ब होती है वो अपने नियरेस्ट नाउन के हिसाब से नहीं आती है, बल्कि एक्चुअल सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। यहाँ एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है, किस चीज के बारे में बात की जा रही है, रिजल्ट के बारे में बात की जा रही है ना, किस चीज के, फूलिशनेस के। तो आपके फूलिशनेस के रिजल्ट, यानी कि उसके परिणाम, आपकी बेवकूफी के परिणाम के बारे में बात की जा रही है। और सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, और यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है, रिजल्ट के बारे में।
जो कि एक प्लूरल है इसलिए उसके हिसाब से हमने आर यूज किया। क्लियर है गाइस? तो रिजल्ट्स ऑफ योर फुलिशनेस, या फिर एक लॉजिक और, अगर कोई सब्जेक्ट के बाद एक और सब्जेक्ट यानी कि एक और नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन के साथ यूज किया जाता है तो प्रपोजिशन के पहले वाले के हिसाब से हम क्या करते हैं गाइस, वर्ब यूज करते हैं। दूसरा लॉजिक ये है, आपको पता है ऑब्जेक्ट दो चीजों के होते हैं, एक वर्ब के और प्रपोजिशन के, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन जाएगा और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये तो ऑब्जेक्ट आ गया और वर्ब आती है सब्जेक्ट के हिसाब से। ये तीसरा लॉजिक हो गया। तो तीन तीन लॉजिक मैंने दे दिया, किसी के भी हिसाब से आप लर्न कर सकते हैं। जैसे कि ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन है और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो सब्जेक्ट बचा ही नहीं, तो इसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी। सब्जेक्ट कौन बचा, क्वालिटी, तो मैंगोज की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, तो द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड, मतलब किसकी क्वालिटी, मैंगो की, है ना। ऐसे कि हर सेंस के हिसाब से यहाँ पर क्या आया, इज, है ना। किस चीज का सेंस, इंडियन वैल्यूज का, तो ये प्रपोजिशन है और ये प्रपोजिशनल का, ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो सब्जेक्ट सिर्फ यही बचा ना, तो हम इसके हिसाब से वर्ब यूज करते हैं। तो तीन तीन लॉजिक मैंने बताया, क्लियर है। इसके बाद है 15, व्हेन अ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं ये हम प्रोनाउन की क्लास में पढ़ेंगे, और हम बेसिक क्लास में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में ये जान भी चुके हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, रिलेट करने का काम करते हैं, जैसे कि विच, हु, है ना, दैट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर ये किसी वर्ब को उसके सब्जेक्ट से ज्वाइन करते हैं तो जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटासिडेंट के हिसाब से आती है। एंटासिडेंट क्या होता है, एग्जांपल में समझो, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव नेवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। यह एक सबसे नोबलेस्ट वुमेन है जो कि अर्थ में है फिलहाल। तो देखो यहाँ पर देखो रिलेटेड प्रोनाउन आया दैट, जो कि सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। सी इज द वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन को जोड़ा है, हैज एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। अब आप बोलेंगे सर जोड़ने का काम तो कंजंक्शन करता है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कैसे कर रहा है। तो देखो भाई, जो कंजंक्शन होते हैं वो क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं, और यहाँ पर क्लॉज को नहीं जोड़ा जा रहा है। क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। क्लियर है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब नहीं है, है ना। ठीक है, दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट इधर आया है और वर्ब इधर आई है, अलग अलग पार्ट में, एक पार्ट में सब्जेक्ट और एक पार्ट में वर्ब है, दोनों पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है दैट यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। तो उसके जस्ट पहले जो वर्ड आता है ना उसको हम एंटेसिडेंट बोलते हैं, और उसके जस्ट पहले वाले वर्ड के हिसाब से हम क्या करते हैं, वर्ब यूज करते हैं। तो दैट के जस्ट पहले विमेन वर्ड आया है, और विमेन एक प्रोनाउन है, देखो ई लगा हुआ है, और मैंने बताया था वोवल अगर बीच में आते हैं तो ओ से ई बन जाता है, ए से ई बन जाता है ना प्लूरल में, बताया था ना सिंगुलर और प्लूरल बेसिक की क्लास में। इसलिए बेसिक की क्लास करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे आने वाली छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर रहे, तब जाके आपको रूल समझ में आएंगे। और अगर छोटी छोटी बातें अगर क्लियर नहीं होंगी तो रूल ऊपर से चला जाएगा। इसलिए वुमेन के हिसाब से हैव आया, एक ही वुमेन होती, ए होता तो वहां पे हैज आ जाता। इसी प्रकार देखो हु जोड़ रहा है, हु के जस्ट पहले दोज है तो इसको हम सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, और आगे जो वर्ब आई है, ठीक है ना, आगे जो वर्ब आई है तो वो दोज के हिसाब से आई है, मीट, है ना, वरना यहाँ पे क्या हो जाता, मीट्स हो जाता। और दूसरा दूसरा लॉजिक ये है कि विल जो है वो सिंगुलर और प्लूरल के साथ सेम होता है, और विल के साथ वी1 आता है तो उसके हिसाब से मीट आई है। तो रूल आपको ये लर्न करना है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो जोड़ता है सेंटेंस को, तो जो बाद में जो वर्ब आती है ना, किसके बाद में, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आगे आने वाले सेंटेंस के पार्ट में कहीं पर भी वर्ब हो सकती है, जस्ट बाद में भी हो सकती है, बीच में भी कहीं हो सकती है, तो वो जो है रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, ना कि स्टार्टिंग वाले शी के हिसाब से। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जो डेफिनेट नहीं होता है, यानी कि जो निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको हम अगर सब्जेक्ट की तरह कंसीडर करते हैं तो सिंगुलर वर्ब हम उसमें यूज करेंगे और सिंगुलर प्रोनाउन हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर कोई इंडेफिनेट प्रोनाउन है, जैसे कि वन, वन एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, अगर उसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर रहेगी, और प्रोनाउन में हम वन यूज करेंगे, वन सेल्फ यूज करेंगे, वंस यूज करेंगे, ना कि ही या हिज या हिमसेल्फ। जैसे कि वन शुड कीप हिज वंस प्रॉमिस आ जाएगा, है ना, ये पजेसिव केस है, यानी कि उसने अपना प्रॉमिस कीप किया। अब ये हर एग्जाम में ये भी आता है वन से रिलेटेड,
है ना। यहाँ पर प्रोनाउन, ये खैर प्रोनाउन टॉपिक का ये एरर है, बट मैं प्रोनाउन में भी इसको डीप में बताऊंगा। बट अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम कुछ एग्रीमेंट्स पढ़ रहे हैं करके मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, बट ये प्रोनाउन का टॉपिक है। तो वन के लिए आप प्रोनाउन, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वन है तो आप प्रोनाउन में भी वन का ही यूज करेंगे। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस होगा, यहाँ पे हिज नहीं होगा, हिज धोखे से मैंने लिख दिया, वंस होगा, ठीक है। हिज की जगह हिज गलत है, वंस सही है। क्लियर है ना। इसके बाद कुछ इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं जो कि इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, या ठीक है, इन केस ऑफ होता है यहाँ पे, और नहीं, इन केस ऑफ से स्टार्ट होते हैं। कोई भी जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ काश मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं ये होता तो ये कर देता। क्लियर है। अगर वो ये होता तो ऐसा होता। क्लियर है भाई। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंस, जो कि इफ से स्टार्ट होते हैं, एज इफ से स्टार्ट होते हैं, है ना। ठीक है, एज दो से स्टार्ट होते हैं, सपोज, आई विश या इन केस ऑफ से स्टार्ट होते हैं। तो इनके बाद हमेशा हम प्लूरल वर्ब वर का यूज करते हैं। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली ये पास्ट टेंस है, हम वर ही क्यों यूज करते हैं, मैं इसका लॉजिक दे रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो ये किस टेंस का सेंटेंस है गाइस, पास्ट टेंस का। ऑब्वियसली अगर ऐसा होता मतलब पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, वॉज वर होती है, हैड होती है। तो हम यहाँ पर वर का यूज करते हैं। क्लियर है। ये रूल ही है। जैसे कि आई विश आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता। इफ ही वर रिच, अगर वो अमीर होता तो वो दूसरों की हेल्प कर सकता था। तो इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा वर यूज किया जाता है। इसके भी बहुत सारे एरर्स एग्जाम में देखने मिलते हैं। अगर आपकी शिफ्ट में आता है तो आप इजीली इनको बना लेंगे, अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से पढ़ा है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो रिवाइज करने के लिए आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के पश्चात। क्लियर है। चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाने से बचना चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं पीडीएफ से। क्लियर है गाइस। तो ये था हमारा आज का सेशन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक जो है हमने कवर कर लिया है बहुत अच्छे से, सारे एक एक रूल। और जो रूल्स रह गए हैं, वैसे तो कोई भी रूल नहीं रह गया है, बट जो पर्टिकुलर रूल रहते हैं वो किसी ना किसी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो वो हम उन टॉपिक में ब्रीफ में कवर करने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर गाइस। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।